और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज बात भारत के स्टार मिसाइल की जिसे डीआरडीओ तैयार कर रहा है। बात उस मिसाइल की जो ब्रह्मोस से भी घातक है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से लागत में कम होगी लेकिन इसकी शक्ति ज्यादा होगी। यह मिसाइल तीनों सेना की शक्ति बढ़ाएगी, यानी कि इस मिसाइल को जमीन, पानी और आकाश से दुश्मन को तबाह करने के लिए लॉन्च किया जा सकेगा। यह मिसाइल सिस्टम भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसका अंतिम परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही यह मिसाइल सेना की शक्ति बढ़ाएगी। लेकिन यह खास क्यों है और इसकी ताकत क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन इससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। आ रही है स्वदेशी स्टार, दुश्मन पर होगा प्रहार। स्टार मिसाइल डेंजर, पाक पर बरपेगा कहर। पाकिस्तान का काल ब्रह्मोस, स्टार उड़ाएगी चीन के होश। वो ब्रह्मोस से विनाशक होगा, प्रलय से भी घातक होगा। दुश्मन के इरादों पर वज्रपात करेगा। भारत के इस हथियार की ताकत देख दुश्मन थर-थर कांपेगा। भारत के इस हथियार का वार जोरदार होगा, उसकी गर्जना से दुश्मन थर्राएगा। वो चीन पाकिस्तान में खलबली मचाएगा, दुश्मन के ठिकानों को भस्म करेगा। ये भारत का वो हथियार है जो तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाएगा। नाम है स्टार, जिसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्टार मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से भी अधिक खतरनाक होगी। यह समुद्र सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और रडार की पकड़ में नहीं आएगी। स्टार मिसाइल की लागत बाकी मिसाइलों से कम होगी। ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों की तुलना में स्टार मिसाइल सस्ती लेकिन शक्तिशाली होगी। स्टार मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि इसे अलग अलग मिशनों और जरूरतों के हिसाब से आसानी से बदला जा सकता है। स्टार मिसाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को जमीन, पानी और आकाश से दुश्मन को तबाह करने के लिए छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो स्टार मिसाइल की स्पीड 1.8 से 2.5 मैक तक हो सकती है। यह मिसाइल तकरीबन 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। यह डायरेक्शन भी तेजी से बदल सकती है। इसकी रेंज 55 से 175 किलोमीटर तक होगी। यह लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है, जिससे यह लंबी दूरी तक जा सकती है। इसे हवा से लॉन्च होने वाली वेरिएंट यानी LCA तेजस से कनेक्ट किया जा सकता है। जमीन से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी बूस्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जल्द ही इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, जिससे यह मिसाइल न केवल भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगी बल्कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेगी। चीन चाहे जितनी चाल चले, पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें रचे, कोई कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय में बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एक और मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम तपेश चौधरी जी हैं। आप रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं स्टार मिसाइल की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत को समझना चाहूंगा जो इस मिसाइल को और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा उन्नत बनाती है। देखिए नमस्कार। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो डुअल पर्पज के लिए मिसाइल है, इसमें जो है ट्रेनिंग की जा सकती है और मिसाइल्स की, और जब जरूरत पड़े तो इससे प्रहार भी किया जा सकता है। तो ये तो है इसकी बहुत जबरदस्त विशेषता है। और इसको जो क्या करती है, ये एयर टू एयर और सरफेस टू एयर और जो एंटी शिप के कोई शोर है जहां पर जो एक समुद्र का किनारा है, वहां से किसी भी शिप पर जो है इसको प्रहार किया जा सकता है। मतलब ये एक सिमुलेट करेगी कि अगर कोई शिप के इस तरह की कोई मिसाइल आ रही है हमारे, तो उसको कैसे हम किस मिसाइल से उसको गिराएं, तो इसको
को जो है उसके जो इसकी सिमुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल में होता है, और जो ये जो है कम्प्लीमेंट्री है, जो जी मतलब एयर डिफेंस के काम में भी आ सकती है, और जो खास करके जो हमारे और मिसाइल सिस्टम है उनकी ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कोई सिनेरियो सिमुलेट नहीं करेंगे और उस पर अपना जो है काबू या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो युद्ध के मैदान में उस समय आप नहीं कर सकते कुछ। तो ये ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूरत पड़ने पे जो है इससे प्रहार भी किया जा सकता है। और जैसे आपने बताया 1.8 से 2.5 मैक तक की इसकी जो है स्पीड है, और ये 50 से 175 किलोमीटर तक जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जी जब हम डिफरेंट मिसाइल्स की बात करते हैं, वो चाहे ब्रह्मोस है, पर्ल है, या ये है, इनके सब अलग अलग काम है और ये कंप्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। मतलब किसी हद तक कहीं स्पेसिफिकेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी क्रूज है, कौन सी जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है, या किसमें सॉलिड फ्यूल जाता है, किसमें लिक्विड फ्यूल जाता है। लेकिन जहां तक उनको कंपेयर किया जाए, क्योंकि अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है अभी भी उसकी करीब 400 किलोमीटर रेंज थी, और जो हम वर्जन बनाने जा रहे हैं उसकी 800 किलोमीटर रेंज होगी। तो इस प्रकार से बाकी मिसाइल्स को हम जो है एक दूसरे से कंपेयर ना करके, ये जी इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है जो एक दूसरे को जी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जी एक दूसरे की क्षमता को बढ़ा करके, बिल्कुल। और युद्ध के मैदान में दुश्मन के ऊपर प्रहार करने के लिए बहुत ही सशक्त बना देते हैं जी हमारी सेना को। जी बिल्कुल। बल्कि तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए स्टार मिसाइल को लेकर, इसमें कौन सी गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अभिषेक जी, एक्चुअली जनरल बंसल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी किसी भी वॉर फाइटिंग नेशन को अपने आप को वॉर लाइक सिचुएशन में अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए एक्चुअल वेपन्स चाहिए। जी जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कि ये वाला वॉर चाइना के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बना। हम अपने वेपन्स की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन हमारे वेपन्स ने वॉर लाइक सिनेरियो ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट किया और उसमें खरे उतरे। जैसे आकाश जैसा वेपन था जो इंडिजिनियस आकाश मिसाइल सिस्टम, और पिनाका, बहुत सारे ऐसे सिस्टम से जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पीस टाइम में जब वॉर की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जो टारगेट होता है ना उसको रियलिस्टिक बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस मिसाइल का नाम जो रखा गया है वो है स्टार, एस फॉर सुपरसोनिक, TAR फॉर टारगेट, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। जी आपने भी रिसेंट इजराइल और ईरान युद्ध में देखा जी कि सुपरसोनिक जो मिसाइल है ना, हाई स्पीड मिसाइल है, उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जब आप किसी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आप कोई टारगेट सेट करते हो तो लो स्पीड 700-800 किलोमीटर तक की स्पीड के टारगेट्स आप सिमुलेट करके उनको डिस्ट्रॉय करके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। लेकिन कोई ऐसा टारगेट नहीं है एक्चुअल मिसाइल के अलावा जो सुपरसोनिक स्पीड पे हो और उसको आप टारगेट बना के अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर सको। तो बेसिक इसका जो मिसाइल का जो मेथड है वो तो मेनली तो जो इसका सोवोर मतलब जमीन वाला जो वर्जन है वो ट्रेनिंग के लिए ही है। उसका कारण क्यों है? इसमें पहली बार लिक्विड रैमजेट इंजन DRDO ने बनाया। देखिए, ये अस्त्रा मार्क 3 की डिजाइन जो एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्रा मार्क 3 जो तेजस पे लगने वाली है उस पे बेस्ड है। उसमें सॉलिड रैमजेट इंजन यूज होता है, जिसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक लिक्विड रैमजेट इंजन बनाया जो थोड़ा लाइट होता है सॉलिड स्टेट से, इसमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, एटमॉस्फेरिक एयर को ये यूज करता है, और उसकी वजह से इसमें वॉरहेड वगैरह का भी हमने प्रोविजन नहीं किया है ट्रेनिंग मिसाइल्स में, सो दैट इसकी वेट कम रहे। उसकी वजह से ये थोड़ी सस्ती रहे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अगर कोई टारगेट बनाने का ऑप्शन है वो ब्रह्मोस है जो बहुत कॉस्टली ऑप्शन है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो रियलिस्टिक सिनेरियो में हम अपने जो वॉरशिप्स हैं उनकी एंटी डिफेंस कैपेसिटी को, और जो हमारे और भी एंटी एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उनको हम टेस्ट कर सके। तो इसीलिए इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज दी गई कि ये लॉन्ग इंड्योरेंस हो, इसकी मैनोवरिटी बहुत अच्छी हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो, ये सी स्किमिंग जो आप बोल रहे थे कि लो फ्लाई कर सकती है, तो इसको एक्चुअल सिनेरियो में कैसे टारगेट किया जाए तो हम अपने आप को बहुत बेटर ट्रेन कर पाएंगे। इसलिए मिसाइल इंपॉर्टेंट है। इसका जो एयर टू एयर वर्जन है अस्त्रा मार्क 3 की तरह, वो DRDO ने अनाउंस कर दिया है, जो तेजस पे फिट होगा, जो एक्चुअल में कॉम्बैट वेपन होगा, जिसको एज ए एंटी अवैक्स
अवैक्स जो एयरबोर्न रेडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं रडार के साथ में, जो एयरक्राफ्ट होते हैं अवैक्स, और या कोई भी कोई भी एयरक्राफ्ट जो रेडिएशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ये एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की जाएगी इसी टेक्निक के ऊपर। और इस मिसाइल की परफॉर्मेंस ने ये दिखाया कि लिक्विड रैमजेट इंजन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो हमारी आगे वाली मिसाइल्स में भी टेक्नोलॉजी में यूज होगा। इसीलिए, क्योंकि हम ब्रह्मोस की भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 बनाने की हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऐसी है, तो उसके लिए स्क्रैम जेट इंजन चाहिए। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है डीआरडीओ की, इस इंजन को इतना फाइन ट्यून करना। बिल्कुल तपेश जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता यहां पर है डीआरडीओ के लिए। दूसरी ओर बंसल साहब, इस मिसाइल को लेकर बात की जाए, जो भारत के अंदर जो भारतीय सेना के पास मौजूदा लॉन्च प्लेटफॉर्म्स है, अगर उन प्लेटफॉर्म को लेकर बात की जाए, क्या इन सभी प्लेटफॉर्म से इस स्टार मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, जो स्टार मिसाइल्स की बात आपने लॉन्च की, तो बिल्कुल लॉन्च किया जा सकता है जी। और जब हम एक सिमुलेट करते हैं अभी किसी सिचुएशन को लिए, जैसे कि ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो वो तो बिल्कुल हम एयर टू एयर भी कर सकते हैं और जो सरफेस टू एयर भी कर सकते हैं। और जैसे इसका जो ये बहुत वाइड रेंज है, इसका जो हाइट का है, ये 100 मीटर से लेके और जो है 10 किलोमीटर तक का इसका जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक लो फ्लाइट में ये चल सकती है। तो बेसिकली जो है, इसको जो है अब ये भी सोचा जाएगा कि जो हमारा एक एलसी आ रहा है या तेजस है, उसके साथ में भी इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो इन बातों को देख करके वर्सेटाइल जो इसको बनाया है बहुत अच्छा है। दूसरा ये बात समझने की है कि जो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं मिसाइल सिस्टम में या जो हमारे वेपन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने किसी का हमको मुंह ताकना नहीं पड़ेगा युद्ध के मैदान में जब लड़ाई रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जो वेपन बाहर से आते हैं, वो उनकी कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं होती। अब आप देखिए, यूक्रेन के अंदर में जब भी कोई वेपन मिलता है तो वो अटैक करते हैं, नहीं मिलता है तो बैठे रहते हैं, मुंह ताकते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कंट्री हैं, आप पाकिस्तान को ले लीजिए कि ज्यादातर वो वेपन्स चाइना के ऊपर निर्भर है। चाइना का वेपन्स कैसा है, वो पुराना दे रहा, नहीं दे रहा, कब दे रहा। तो ये सब बातों को देखते जो भारत के अंदर आत्मनिर्भरता हो रही है और 65% जो अपने वेपन्स कंट्री में बना रहे हैं, और हमारे वेपन्स की विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि दूसरे कंट्री भी उनको खरीद रहे हैं। अभी तक हमारा $2.6 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ है वेपन्स का। बहुत सारे कंट्रीज ने, आप चाहे ब्रह्मोस को ले लीजिए, जब ब्रह्मोस का सफलता को देख करके पहले तो फिलीपींस ने ऑर्डर दिए थे, फिर जो बाकी कंट्री हैं उसमें आप इंडोनेशिया, मलेशिया या जो है उधर साउथ अफ्रीका, कतर और यूएई और चिली और ब्राजील, इन्होंने भी दिए। तो इन बातों को देखते हुए जो भारत की, जैसे कि अपने ग्रुप कैप्टन चौधरी साहब ने बताया कि जो हमारे इंडिजिनस सफलता है डीआरडीओ की, ये काबिल तारीफ है जी। क्योंकि इनका जो अपना बहुत सारा जो इक्विपमेंट इंडिजिनस बना रहे हैं, अपना कहीं किसी से नहीं लाना पड़ता और उसको सफलता से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि पिछले 10 साल में देखा गया। पहले डीआरडीओ की स्पीड या डीआरडीओ में प्रोडक्शन इतना नहीं था, अभी बढ़ गया प्रोडक्शन, क्योंकि डीआरडीओ ने अपनी स्पीड, बहुत सारे जो रेड टेपिंग थी वो कट गए हैं, फंड्स अवेलेबल हो गए हैं। अभी भी $6 बिलियन सिंदूर के बाद में एक्स्ट्रा फंड दिया गया है। 80 बिलियन तो पहले था ही डिफेंस के लिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो आगे हैं, जिससे कि इनका जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको कोई टेकर है, और टेकर होने के बाद जब वो प्रोड्यूस होंगे और उनको भी मुनाफा होगा तभी आगे बढ़ सकती है। नहीं तो डीआरडीओ अगर डेवलप कर करके छोड़ता जाए तो वो प्रोडक्शन में ही नहीं जाएंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो जो हमारी एक इंटीग्रेटेड या जो एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है गवर्नमेंट की, कि सभी तरफ से जो है उसको सबको एक प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है, जिससे भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है जो हाई टेक मिलिट्री वेपन्स के लिए भी। जी बिल्कुल बंसल साहब, भारत लगातार हाईटेक होता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तपेश जी, दूसरी ओर क्या स्टार मिसाइल दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को मात देने में सक्षम होगी? देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम की क्या, आजकल जो भी मिसाइल बनती है उसमें ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अभी मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है वो टारगेटिंग मिसाइल ही है, वो
वो ऑफेंसिव यूज के लिए नहीं है। जी। बट मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूं कि अगर कोई मिसाइल ट्रेनिंग के लिए यूज की जा सकती है, जैसे एयरक्राफ्ट में भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वॉर टाइम में उनमें भी मिसाइल्स लगा के उनको भी यूज किया जाता है। तो ये मिसाइल पे वॉर हेड लगा के इसको भी वॉर टाइम में यूज किया सकता है, बट ये पर्टिकुलरली एज ऑन डेट जी। वॉर फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है। जो जो रेडीनेस होगी वो होगी एयर टू एयर मिसाइल की एज ऑफ नाउ। देखिए अभी जो इन्होंने इसके 2 वर्जन का ट्रायल किया, एक जो सोर्स है यानी जमीन से शिप की तरफ एंटी शिपिंग मिसाइल, तो वॉरशिप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। दूसरा हमारे जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में जमीन से जमीन पे जब ये मिसाइल जाएगी तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। ये ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल मिसाइल को मैं अपने एक्चुअल रडार के ऊपर टारगेट करवा लूंगा। एक एक डमी रडार्स लगाए जाते हैं, उनके आसपास में डिफेंड करने वाले सिस्टम्स लगाए जाते हैं, फिर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। बट इसमें ये ईसीसीएम होना आज की डेट में बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया इस मामले में काबिले तारीफ काम कर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि एक होना और एक बताने में बहुत डिफरेंस है। ये काम इंडिया न्यूज बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने कोई टीवी पर प्रोग्राम नहीं देखा जो कोई एक मिसाइल के बारे में बात करता था। आप लोगों का रेगुलरली एक प्रोग्राम आता है जो किसी भी डीआरडीओ के उपलब्धि या कोई नए वेपन जब आता है जिसमें आत्मनिर्भरता में हम बहुत खुश होते हैं। तो जनता भी इस बात से जान रही है काफी कुछ और सबको पता लग रहा है, और इससे ये पता लगता है कि हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब हम जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जहां तक आत्मनिर्भर भारत से ही तो हम सुपर पावर बनेंगे। सुपर पावर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफेंस प्रोडक्शन चाहिए, एविएशन सेक्टर में थोड़ी सी काबिलियत चाहिए, जो इंजन्स वगैरह जो मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी होती है, और एक एनर्जी रिजर्व चाहिए या एनर्जी सोर्सेज चाहिए। तो हम किसी ना किसी सेक्टर में तो आगे बढ़ेंगे, उसके लिए पहले आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अब देखिए ये जो मैंने लिक्विड रैमजेट की बात की, स्क्रैम जेट की बात की, सॉलिड रैमजेट इंजन की बात की, इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट बनना ही बहुत बड़ी बात है। हमारा एलसीए तेजस प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका से इंजन के चक्कर में नहीं आ पा रहा, लेकिन यह है कि जब कुछ नहीं आता है तो हम खुद ट्राई करते हैं। हमने भी एक टेस्ट कर लिया। अब हम हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के लिए भी स्क्रैम जेट इंजन बना रहे हैं, जिसको इंडिया में पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। तो ये कॉन्फिडेंस ही है, पॉलिटिक्स लेवल का सपोर्ट है, और सही लोग सही जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और स्टार मिसाइल एक इसी बात का एक बहुत अच्छा कदम है कि आगे जैसे अस्त्रा मार्क 3 को हम ब्रह्मास्त्र बोल रहे थे एक बार आ जाएगी, तो अब ये मिसाइल को हमने स्पेसिफिकली बना दिया। जब आपके पास अच्छे वेपन आते हैं तभी फोर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज ए एयरफोर्स पर्सन, अगर मेरे पास पता है कि मेरे पास इतना अच्छा वेपन है जो मैं दुश्मन के अवैक्स को गिरा सकता हूं, और जो बहुत अच्छी जिसकी परफॉर्मेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस हाई होता है और यहीं से देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने। जाहिर तौर पर जब हमारे पास आधुनिक हथियार होंगे, उन्नत हथियार होंगे, तो जाहिर तौर पर जो कॉन्फिडेंस है सेना का वो अपने आप में हाई रहेगा। दूसरी ओर बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जाहिर तौर पर इस मिसाइल को लेकर जिस तरीके से हमने बात की, काफी बेहतरीन मिसाइल जो है वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की जा रही है, जो कि जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बात अब अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर थोड़ी सी की जाए बंसल साहब, तो यहां पर स्टार मिसाइल की तैनाती से चीन और पाकिस्तान की रणनीति पर क्या कोई असर या कोई बदलाव आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए ये एकदम बिल्कुल दो सेपरेट चीजें हैं। सेपरेट चीजें ये हैं कि जैसे जो हमारे ग्रुप कैप्टन तपेश जी भी कह रहे हैं, और यही बात है कि ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए है। अब जब अगर चाइना अपना कोई हथियार बना रहा है या अपनी मिसाइल बना रहा है, वो भी ट्रेनिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इसी तरह के अपने टेस्टिंग मिसाइल्स बनाएगा, जिससे कि वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए अपनी मिसाइल्सों को यूज कर सके। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस तरह की एक्टिविटी उनकी होती है या उनके पास में कोई बनाने के सिस्टम है। वो तो ज्यादातर जो बाहर से लेते हैं, और जब वो बाहर से लेते हैं तो उनका ना उनके पास में इतनी काबिलियत है, ना उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी चलाएं। वो तो जब जरूरत पड़ती है रेडीमेड जो है वो चाइना से अपना ले लिया, लोन में पे ले लिया, कुछ उनके लोन ट्रैप में आ जाते हैं, कुछ उन्होंने अपना एक्टिविटी या जैसे वो सी पैक दे दिया। तो इस प्रकार का जो पाकिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं है मेरे विचार से जो होगी उनके पास में। चाइना के पास डेफिनेटली चाइना वो एडवांस कर ही रहा है, जो वेपन सिस्टम है वो तो एक बराबरी या मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, और उसका जो बजट भी काफी है। अभी देखिए उनका जो डिफेंस बजट है वो $300 बिलियन है। हालांकि भारत का उनसे बहुत कम है, अभी तक हमारा $80 बिलियन है, और अमेरिका का देखा जाए तो उनका $900 बिलियन है, अभी उसको 1 ट्रिलियन कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जब भी कोई रिसर्च डेवलपमेंट या आप अपनी डिफेंस को बढ़ाते हैं या अपनी मारक क्षमता या अपनी
जो वेपन्स को बढ़ाते हैं, तो उसमें बजट भी बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल। से हमारा ये कहना नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि चाइना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है या वो नहीं डेवलप कर रहा। चाइना भी पैरेलली अपना जरूर कर रहा है, और दुश्मन को तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमको ये देखना चाहिए कि भाई हाँ, हमको अगर हम ये समझेंगे कि दुश्मन से हमको भी उससे ज्यादा ही होना है, तो इसलिए हम वो बात समझ करके अगर चींटी का शिकार करने जाते हैं तो हाथी के शिकार की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए भारत को ये समझ करके कि हमारा दुश्मन कमजोर नहीं है, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना, अपने जो है इक्विपमेंट और जितने हमारे वेपन्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करके इंडिविजुअल, तो वो बहुत जरूरी है। जी अभिषेक जी। तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर चीन पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या जो चीन पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर जो मिसाइल शील्ड है उनकी तैनाती को और आगे चल के बढ़ाएगा? क्योंकि जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार देखने को मिल रही है, और सर जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया कि भारत लगातार नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है, जो हथियार आत्मनिर्भर हैं, जिन्हें समय समय पर जो समय की मांग होगी, दरकार होगी, उसके हिसाब से उसे अपग्रेड भी किया जा सकता है, जो कि उसकी अपने आप में एक मजबूत पहलू होगा। तो ऐसे में क्या चीन पाकिस्तान के लिए चिंता, और ऐसे में उन्हें यह पता है कि अब भारत जो है यहां से पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है? नहीं, चिंता तो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभिषेक जी, कि इतना अच्छा सिस्टम आपने ये जो ये इजराइल के ईरान आयरन डोम और थार्ड सिस्टम और सबकी बात सुनी थी आपने, देखा कि वहां इजराइल में भी क्या हाल हुआ, ईरान कितना पेनिट्रेट कर पाया, ठीक ठाक पेनिट्रेट किया, ठीक ठाक डैमेज किया, तभी तो इजराइल भी माना सीज फायर के लिए, चाहे वो किसी के भी प्रेशर में हो। हमारे यहाँ मिसाइलों की कमी नहीं थी जब पाकिस्तान से लॉन्च हो रही थी, इंफॉर्मेशन नहीं आई मीडिया में। मैं आज इनसाइडर आपको बता रहा हूँ, बहुत मिसाइल्स लॉन्च हुई लेकिन वो मिसाइल्स टारगेट तक नहीं पहुंची, और हमने ब्यूटीफुली उसको खेला कि जो टारगेट की तरफ आ रही है उसको डिस्ट्रॉय किया, जो जंगल में जा रही है हमने उसको नहीं टच किया। तो हमारे जो वेपन्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म किए। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो होती है परफॉर्मेंस और एक होती है आत्मनिर्भरता। मैं हमेशा आत्मनिर्भरता को, अगर मेरा वेपन दुश्मन से 90% भी काम करता है तो मैं उसको ज्यादा वो देता हूं, क्योंकि सप्लाई चेन्स मेरी बनी रहती है। मैं नंबर ऑफ मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूं, प्राइवेट प्लेयर्स को बीच में ला सकता हूं और कितनी भी बड़ी टीम खड़ी कर सकता हूं। तो ये जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से न्यूज आ रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखें और पाकिस्तान के पत्रकार और चाइनीज पत्रकार जो लिखते हैं, सबकी इतनी इंक्विजिटिवनेस हो गई है कि यार इंडिया कर क्या रहा है, सडनली क्या हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वही मैंने बोला कि वो आप जैसे लोगों की करामात है जो, और आप जैसे चैनलों की करामात है जो इतनी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। पहले वो चीजें उतनी हाईलाइट नहीं होती थी, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो ये रेस है अगेंस्ट द टाइम और अगेंस्ट द एनिमीज, जहां हमें अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ट्राई फ्रंट वॉर लड़ना पड़ जाए। अभी तक तो एक सिंगल फ्रंट या डबल फ्रंट की हम बात करते थे, और हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आधा फ्रंट हमें अपने देश से ही लड़ना पड़ता है। तो 3.5 फ्रंट की लड़ाई अगर आपको लड़नी है आगे जाके, तो आपको अपने आप को तो सुरक्षित करने के लिए करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई देश इस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ता है तो आपके दुश्मनों की नींद हराम होना तो वाजिब है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिक्र किया आपने तपेश जी। दूसरी ओर बंसल साहब, जिस तरीके से बात यहाँ पर स्टार मिसाइल को लेकर की जाए, लगातार ये कहा जा रहा था कि स्टार मिसाइल जो है वो केवल और केवल यहाँ पर तमाम चीज़ों को सीखने के लिए, परीक्षण करने के लिए, इसके लिए। लेकिन जिस तरीके से तपेश जी ने अभी बातचीत में जिक्र किया था कि जो एयरक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किया जा सकता है युद्ध में भी। ऐसे ही क्या स्टार मिसाइल को लेकर बात की जाए तो जब कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो क्या ऐसे में पेलोड ले जाने में सक्षम होगी? अगर परमाणु हमले को लेकर बात करें, क्या वो हमला करने में स्टार मिसाइल आगे चल के सक्षम होगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये तो बिल्कुल है, इसका ड्यूअल यूज है। ये तो जो है इसका ड्यूअल यूज है कि अगर अभी ये एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए जरूरत पड़ने पर ये पेलोड ले जाकर के दुश्मन के ऊपर वार भी कर सकती है। ये कहना तो मुश्किल है कि ये परमाणु को लेके जाएगी, क्योंकि उसके लिए अलग से ही अरेंजमेंट, सारी चीजें की जाती है मिसाइल्स के अंदर में। और फिर अभी इसकी रेंज भी इतनी ज्यादा नहीं है, और इसको जो है हम परमाणु इस्तेमाल के लिए करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई रेंज की, अगर जैसे इसकी 175 किलोमीटर है, अगर 175 किलोमीटर में हम किसी एक जगह से इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे कंट्री का भी डिस्टेंस आ जाता है और दूसरे कंट्री तक जाता है, अगर कोई परमाणु मिसाइल किसी भी कंट्री पर डाली जाती है तो वो देख के डाली जाती है कि हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा कोई फर्स्ट
यूज का जो हमारा डॉक्ट्राइन है, तो ऐसा देखा जाता है कि वो इतनी दूर जाए कि जिससे अगर कोई प्लूम बनता है या हवा का डायरेक्शन हमारी तरफ होता भी है तो उसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो हमारी तरफ से ना हो। तो इस पर्पज के लिए तो ये है नहीं। अब बाकी रही जो ट्रेनिंग के लिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको जो है हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है तैयार रहना, या हमको इस बात को जो है ये सब कुछ तैयारियां बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी जाकर के जो दुश्मन जो भी, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है कि भाई हमको 3.5 फ्रंट की तो लड़ाई लड़नी है, और 3.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ने में जो हमारी जो अपनी क्षमता है, जो कि देखिए ये सप्लाई चेन का बहुत ही अच्छा वर्ड इन्होंने कहा है, मैं बस एक सेकंड लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये जो सप्लाई जो है, जो अवेलेबिलिटी की बात है, अवेलेबिलिटी के ऊपर ही जो ईरान के पास में इतनी बैलिस्टिक मिसाइल थी कि वो अगर कहते ये थे कि वो 100 मार रहा तो चाहे 90 भी वेस्ट हो जा रही, तो 10 तो उनकी लग रही है ठिकाने पे। तो जो इस तरह से 3000 मिसाइल उनके पास थी और उन्होंने अपना टारगेट अब 8000 10,000 तक का रखा है, तो वो ये है कि जब नंबर ज्यादा होते हैं तो इट हैज गॉट नंबर हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट एंड दिस, तो उसका लिए ये मारक क्षमता बढ़ जाती है, तो नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर अगर बात की जाए भारत को लेकर, तो भारत रक्षा क्षेत्र में नए आयामों को लगातार छू रहा है। लगातार नए नए आधुनिक हथियार स्वदेशी बन के आ रहे हैं, जिससे लगातार जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को आपने दिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर